नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कि आज का टॉपिक देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लिंगानुपात जनजातीय क्षेत्रों में ही अधिक क्यों है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर सेशंस में भी जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों की चर्चा करिएगा जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा है या जहाँ का सेक्स रेशियो एवरेज सेक्स रेशियो और एमपी से ज़्यादा है, कि मध्य प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है उस औसत लिंगानुपात से उन क्षेत्रों की चर्चा कीजिएगा जिनका लिंगानुपात ज़्यादा है। और ऐसे क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से इन क्षेत्रों का सेक्स रेशियो या लिंगानुपात ज़्यादा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंटरव्यू में भी पूछ चुके हैं और मेंस के लेवल पर भी ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये समझना है कि लिंगानुपात होता क्या है। अगर मैं इस पूरे टॉपिक को समराइज करूं तो सबसे मेन जरूरी बात, आपको लिंगानुपात एक लाइन में आपको पता होना चाहिए कि सेक्स रेशियो आप कैसे डिफाइन करोगे। दूसरी बात कि अभी इंडिया में सेक्स रेशियो कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है, और भारत में कौन से राज्य का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है और कौन से राज्य का सबसे कम लिंगानुपात है। एमपी का सिनेरियो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी सेक्स रेशियो का क्या स्थिति है या मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की क्या स्थिति है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। और जिन क्षेत्रों का ज्यादा है तो उन क्षेत्रों में ही लिंगानुपात ज्यादा क्यों है, या जनजातीय क्षेत्रों का मध्य प्रदेश में लिंगानुपात मध्य प्रदेश के औसत लिंगानुपात से ज्यादा है, या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो ऐसा क्यों है, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में ऐसा क्यों नहीं है। क्या बाकी हिस्से भी इससे क्या कर सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इस चीज को भी हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो या लिंगानुपात का सिंपल सा अर्थ यह है कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है, यानी कि पर थाउजेंड मेल पर नंबर ऑफ फीमेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो या लिंगानुपात बोलते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। ये सिंपल सी लाइन में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत का अगर सेक्स रेशियो देखो, इंडिया का लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 943 943 भारत का भी क्या है, लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है, 931। इस बात का मतलब क्या है कि इंडिया का एवरेज सेक्स रेशियो, भारत का जो औसत लिंगानुपात है वो मध्य प्रदेश के औसत लिंगानुपात से क्या है, ज्यादा है। ये चीज स्टेटमेंट में वो आपको एग्जाम में बना के दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश का औसत लिंगानुपात भारत के औसत लिंगानुपात से या एवरेज सेक्स रेशियो से कम है। हाँ, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चूंकि भारत का ओवरऑल बेसिस पर इंडिया का सेक्स रेशियो देखा जाए वो 943 है और मध्य प्रदेश का कितना है, 931 है। भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरला है, 1084 सेक्स रेशियो हमें देखने को मिलेगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य भारत में अगर आप देखोगे वो हरियाणा है, 879। तो आपको दो फैक्ट 2011, ये जो भी डेटा मैं बता रहा हूं अभी 2011 के सेंसस के बेसिस पर बता रहा हूं। 2021 के सेंसस के अभी डेटा नहीं आए हैं, अभी स्टार्टिंग होगा कुछ समय बाद जनगणना की प्रक्रिया, और हमारे 2027 के एंड तक या 27 के मिड तक डेटा आएंगे। तो तब तक आप क्या कर लीजिएगा, एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा, पुराने डेटा से ही अपना क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो भारत का औसत लिंगानुपात 943, इंडिया का 931। भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरला है, 1084। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा, 879। मध्य प्रदेश का औसत लिंगानुपात 931 है, जो रीवा जिले का भी औसत लिंगानुपात या रीवा डिस्ट्रिक्ट का भी सेक्स रेशियो लगभग इतना ही है। तो आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन बना सकते हैं कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात के बराबर कौन से जिले का लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में, तो रीवा जो है लगभग 931 के आसपास ही रीवा का भी हमें सेक्स रेशियो, रीवा डिस्ट्रिक्ट का भी देखने को मिलता है। अब इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में रूरल सेक्स रेशियो कितना है या ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो एवरेज सेक्स रेशियो से ज्यादा है, 936। अर्बन सेक्स रेशियो कितना है, 918, जो कि मध्य प्रदेश के औसत लिंगानुपात से क्या है, कम है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात ज्यादा है और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कम है। क्या ऐसे देख पा रहे हो, पढ़े लिखे लोगों में ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, लिंगानुपात कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आसानी से क्या करवा पाते हैं, जो जेंडर का पता इन्वेस्टिगेशन करवा पाते हैं जो गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में, और वहीं से भ्रूण हत्या जैसी चीजें हमें शहरी क्षेत्रों में ही ज्यादा देखने को मिलती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अगर कंपेयर किया जाए।
उसके अलावा जैसे अगर देखोगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बालाघाट है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, भिंड है। बालाघाट का लिंगानुपात 1021 है और भिंड का लिंगानुपात 837 है। अब मेन हमारा जो यक्ष प्रश्न है आज का, कि वो यक्ष प्रश्न अगर देखोगे कि मध्य प्रदेश के टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जिनमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, जैसे आप बालाघाट देखोगे, अलीराजपुर देखोगे और मंडला देखोगे। इनकी अगर पोजीशन देखो मध्य प्रदेश में, बालाघाट की अगर पोजीशन देखोगे तो बालाघाट आपको साउथ में देखने को मिलेगा, अलीराजपुर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भूभाग वेस्टर्न रीजन में, और मंडला जो है आपको वो ईस्टर्न साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तीनों ही जिले अगर आप देखोगे कि बालाघाट का जो लिंगानुपात है 1021 आपको देखने को मिलेगा, अलीराजपुर का लिंगानुपात 1011 और मंडला का 1008 है। तीनों ही जिले अगर आप देखोगे तो ट्राइबल सेंट्रिक डिस्ट्रिक्ट है, या जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं, ट्राइबल मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हैं। चाहे बालाघाट देख लो आप, कि बालाघाट में भी जनजातीय आबादी आपको देखने को मिलती है ज्यादातर, अलीराजपुर में भी जनजातीय आबादी है, और मंडला में भी आपको क्या मिलेगी, कहीं ना कहीं जनजातीय आबादी। अगर ये तीनों जिलों में देखा जाए तो बैगा, गोंड और भील जनजातियों का मेनली हमें सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। तीनों ही जिले अगर आप देखोगे तो इसमें हमें बैगा देखने को मिलेंगे, गोंड देखने को मिलेंगे, भील देखने को मिलेंगे। ऐसी ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर क्या करती है, निवास करती हैं। अब मेन बात है कि इन जनजातियों में लिंगानुपात ज्यादा होने के कारक कौन कौन से हैं, जिनकी वजह से यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी ज्यादा है, या जो है सेक्स रेशियो इनका मध्य प्रदेश के औसत जो एवरेज सेक्स रेशियो है उससे फार बेटर है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले यही हैं। तो इसके पीछे कारक क्या है? तो सबसे पहली बार अगर देखोगे 2017-18 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, और उस इकोनॉमिक सर्वे में एक टर्म बार बार यूज किया गया था, सन मेटा प्रेफरेंस। हमारा जो भारतीय समाज है, या खासतौर पे जो हम पुरुष सत्तात्मक हमारा जो समाज है, जिसमें पुरुष का वर्चस्व ज्यादा देखने को मिलता है, उसमें हर परिवार में या हर पेरेंट में एक सन मेटा प्रेफरेंस होता है, या पुत्र की चाह होती है कि हमारी संतान के रूप में, पहली संतान के रूप में, बड़ी संतान के रूप में पुत्री की बजाय पुत्र पैदा हो, यानी कि जो है लड़का पैदा हो। जबकि जनजातीय समुदाय में अगर आप देखोगे, जो आम जो समुदाय है, आम जनमानस है, उसकी तुलना में जनजातीय जो समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटी, उनमें ऐसी कोई चाह नहीं होती। उनके यहाँ पहली बात तो लड़का लड़की जो है वो बराबर लेके चलते हैं, और ऐसी जनजातीय व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है सन मेटा प्रेफरेंस, इसका जो है कम बोलबाला देखने को मिलता है। जबकि आम भारतीय समाज, जब हम सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं और वहां पर भी देखते हैं, आम भारतीय समाज में सन मेटा प्रेफरेंस या पुत्र की चाह या पुत्र की अभिलाषा बड़े लेवल पर देखी जाती है। दूसरा, लेस डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है कि लड़का लड़की में भेदभाव की कमी होती है। वहां ऐसा नहीं कि लड़का 20 है, लड़की 19 है, मतलब एक ही तरीके से दोनों को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। आप भी जो है लड़का लड़की, उन्हें जो है घर का सदस्य माना जाता है, बोथ आर द मेंबर ऑफ फैमिली, और इनको उन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा खासतौर पे जनजातीय समुदाय में पिछले समय की अगर तुलना की जाए, जिस तरह से महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता का स्तर बढ़ रहा है, उसने भी इस लिंगानुपात को बरकरार रखने में क्या किया है, मदद बनाई है। जनजातीय परंपराएं भी कुछ ऐसी हैं कि जिसमें खासतौर पे महिलाओं को केवल कानूनी तौर पर उत्तराधिकार नहीं है। जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा 1955 में सबसे पहली बार महिलाओं को सक्सेसरशिप राइट दिए गए, ये प्रोप्राइटरशिप राइट दिए गए, उत्तराधिकार के अधिकार दिए गए। जनजातियों में ये बहुत प्राचीन समय से चले आ रहा है कि अगर महिला परिवार की सदस्य है तो उसे भी उत्तराधिकार के अधिकार मिलेंगे, यानी कि उसे सक्सेसरशिप राइट्स अवेलेबल हैं। इसके लिए भले ही पहले से कोई कानून नहीं था, उनके यहाँ ये परंपरा के रूप में देखने को मिलता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखोगे कि आज खास तौर पे जो मध्यवर्गीय समाज है, उस मध्यवर्गीय समाज में क्या देखा जाता है कि लड़की को एक लाइबिलिटी के तौर पर देखा जाता है, यानी कि जो लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, उसको एक देयता या लाइबिलिटी के तौर पर, यानी कि पराय धन के तौर पर समझा जाता है। और कहीं ना कहीं जैसे ही शादी होगी तो क्या होगा कि इसमें बौटा दहेज देना पड़ेगा लड़की की शादी में, या कल के दिन इसको पढ़ाते हैं, कोई काम करती है, नौकरी करती है, तो इसकी इनकम तो ससुराल के पास में जाएगी। तो आपको देखने को मिलेगा कि जनजातीय जो समुदाय हैं, उन जनजातीय समुदायों में या इन क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिलेगा, ऐसे कानून या ऐसी प्रथाएं नहीं है।
कि दहेज का दिक्कत नहीं है। कई सारे जो जनजातीय समुदाय हैं, उन जनजातीय समुदायों में हमें पहले बधू मूल्य देखने को मिलता था। मतलब उल्टा जो लड़के वाले हैं, वो लड़की वालों को क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ब्राइड वैल्यू के तौर पर कुछ जानवर देते थे या कोई कृषि उत्पाद दे देते थे। ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। हालांकि बधू मूल्य भी खत्म हुआ है, वो भी अच्छी चीज है। लड़के का मूल्य ले रहे हो या लड़की का मूल्य, लड़के का मूल्य जो आपका ले रहे हो जिसे दहेज कह रहे हो, और बधू मूल्य लेते थे उसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जनजातियों में ये डॉरी जैसे सिस्टम जो है, दहेज जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलती। इस वजह से जनजातियों में लड़की को देयता या लाइबिलिटी नहीं माना जाता। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा लोकल लेवल पर चाहे ये तीनों जिले अगर आप देखोगे, बालाघाट, अलीराजपुर या मंडला, इन तीनों जिलों में सरकार की भी भूमिका हमें देखने को मिलती है। कि चाहे सरकार के द्वारा जो हेल्थ वर्कर हैं, उन हेल्थ जो अपॉइंट किए गए हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके द्वारा भी बड़े अच्छे से काम किया गया। आशा कार्यकर्ता हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, इन लोगों ने जनजातीय क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनमें जागरूकता का स्तर बढ़ाया है। संस्थागत प्रसव होने की वजह से या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने की वजह से भी कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, जो जच्चा बच्चा जो है, यानी कि जो वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडी है, या जो इन्फेंट बेबी है, इन दोनों के बेसिस पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सुरक्षा का स्तर भी बढ़ा है। और इसमें ऐसा नहीं कि हम जैसे आए दिन अखबारों में खबर पढ़ते रहते हैं कि नवजात को कूड़े में फेंक गया, अस्पताल के डस्टबिन में पड़ा मिला नवजात, कचरे की ट्रॉली में डला हुआ मिला। तो ऐसा जनजातीय समुदायों में जो आम जो समुदाय हैं उनकी तरह विकृतियां भी नहीं देखा हमने कभी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसी खबर पड़ी होगी कि जनजातीय समुदाय के द्वारा एक नवजात शिशु को फेंक दिया गया। वहां सामुदायिकता की भावना का इतना ज्यादा विकास है, या फीलिंग ऑफ कम्युनिटी या सामुदायिकता बहुत ज्यादा प्रभावी है, जो एक दूसरे के सुख दुख में क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। वही आज शहरी मध्यवर्गीय समाज शायद उस चीज को क्या कर चुका है, भूल चुका है। तो आपसे कभी क्वेश्चन लिंगानुपात क्या होता है अगर ऐसा पूछा जाए, आपको उसको बताना है। दूसरी बात, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक कौन से जिलों में है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात किस जिले के बराबर है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, या ये जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट इन सेक्स रेशियो के पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया, इनमें क्या ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से यहाँ सेक्स रेशियो एवरेज से हाई देखने को मिल रहा है, या हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिल रहा है। तो उन चीजों को हमें क्या कर देना है, बता देना है। इस पे अपनी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी है, क्लियर अप्रोच रखनी है। आपको ऐसे नहीं सोचना कि जनजातीय लोग पिछड़े लोग हैं, ग्रामीण लोग पिछड़े लोग हैं। भले ही वो शिक्षित नहीं है, लेकिन वो अपनी सोच से बहुत आगे हैं, और उस समाज को उन्होंने हमेशा क्या किया है, देने का काम किया है। चाहे वो परंपराओं के स्तर पर हो, चाहे वो कृषि के द्वारा हो, या दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा हो। ये शहरी समुदाय या खास तौर पर जो मध्यवर्गीय समुदाय है, उससे उन्हें जनजातीय समुदाय या ग्रामीण समुदायों से सीखना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ।